मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। और आज हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। हम बात करेंगे कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में। हमारे सिलेबस में 3 थ्योरीज हैं, तो उनमें से आज हम देखेंगे कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति की आयु और वो कैसे उत्पन्न हुई उसके संबंध में विभिन्न जो विचारक हैं उनके अलग अलग विचार हैं। यदि आप बात करोगे हिस्टोरिकली तो सबसे पहले जो पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में तर्कपूर्ण व्याख्या दी वो थे कास्ते द बफन। कास्ते द बफन जो है वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने 1749 में एक सिद्धांत दिया था, लिख सकते हैं आप, कास्ते द बफन। इन्होंने 1749 में उच्छल तारा परिकल्पना दी थी। ये सबसे पहली हाइपोथेसिस थी पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने के लिए, जो थोड़ी तर्कपूर्ण थी। इसके बाद में बहुत सारे और परिकल्पनाएं सिद्धांत आए हैं। तो उन सभी सिद्धांतों को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है एक तारक परिकल्पना, या इसको बोलते हैं अद्वैतवादी परिकल्पना, या इनको बोलते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, या जो सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है वो केवल एक तारे से हुई। ठीक है। और दूसरे जो वर्गीकरण का जो ग्रुप है, जो ग्रुप है या समूह है सिद्धांतों का, वो कहता है कि जो सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है वो एक से अधिक तारों की वजह से हुई। तो वो है आपका द्वैतारक परिकल्पना या बाइनरी हाइपोथेसिस। ठीक है। और कुछ आपकी नवीन परिकल्पनाएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एक तारक परिकल्पनाएं होती क्या है? मैंने जैसे कि भी आपको बताया कि जिन परिकल्पनाओं में सौर परिवार की उत्पत्ति एक तारे से मानी जाती है उन्हें हम एक तारक परिकल्पनाएं, वन स्टार हाइपोथेसिस, या इनको कहेंगे हम मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। इन परिकल्पनाओं के अनुसार सौर परिवार की उत्पत्ति एक क्रमिक विकास प्रक्रिया है, एक ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और इसमें एक ही तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। ठीक है। इसमें जो प्रमुख आपकी सिद्धांत हैं, परिकल्पनाएं हैं, उनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कास्ते द बफन की जो परिकल्पना है वो। इसके बाद में कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, आपकी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है। ठीक है। रोशे और लॉकियर के जो परिकल्पनाएं हैं वो है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख परिकल्पनाएं हैं जो आपकी वन स्टार हाइपोथेसिस में सम्मिलित की जाती हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पनाएं एक तारक परिकल्पनाएं हैं। तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कांट, लाप्लास, रोशे और लोकियर की जो परिकल्पना है वो एक तारक परिकल्पनाओं में सम्मिलित करी जाती है। अब आज हम देखेंगे कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक है। तो जो कांट की परिकल्पना है, सबसे पहले जो इमैनुअल कांट है वो एक जर्मन दार्शनिक है। ठीक है। उन्होंने अपना सिद्धांत, अपनी परिकल्पना दी थी 1755 में। और एक बड़ी बात यह है कि ये जो इनकी परिकल्पना है ये न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित है। ठीक है। न्यूटन के गति के नियमों पर ये आधारित है। अब कांट क्या कहते हैं? कांट कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक देव निर्मित आद्य पदार्थ टुकड़ों में फैला हुआ था। प्रीमोर्डियल मैटर जो है, आद्य पदार्थ है, वो ब्रह्मांड में ऐसे ही रैंडमली फैला हुआ था। ठीक। उसके बाद में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो सभी आद्य पदार्थ फैले हुए हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगते हैं, इनमें कोलिजन प्रारंभ होता है। ठीक है। पहले तो आपका है आद्य पदार्थ विस्तृत है, फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। उसके बाद में ग्रेविटी के कारण ये आपस में टकराने लगते हैं। जो आद्य पदार्थ जो फैले हुए हैं ये एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अब जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है? ताप उत्पन्न होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। इस ताप के उत्पन्न होने से क्या होता है कि जो आद्य पदार्थ हैं ये पहले द्रव में बदलते हैं और द्रव के बाद में ये गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है। ये द्रव से ये कण गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसका मतलब जो आद्य पदार्थ था उसकी अवस्था क्या हो जाती है? परिवर्तित होकर गैसीय अवस्था में हो जाती है, गैसीय पिंड की भांति वो बन जाता है। अब क्या होता है कि जो गैसीय पुंज है वो केंद्रित हो जाता है, उसका संकेंद्रण होने लग जाता है, वो एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाता है। इकट्ठा होने से वो बादल जैसा बन जाता है।
उसके बाद में वो क्या करने लग जाता है, वो परिभ्रमण करने लग जाता है। ठीक है, परिभ्रमण करने लग गया और धीरे धीरे क्या होता है कि जो और भी आद्य कण है वो भी एकत्रित होने लग जाते हैं इसके आसपास। तो ये इसका जो आकार है, जो पुंज है, इसका आकार आपका बढ़ता जाता है, इसके आकार में वृद्धि होती जाती है। अब ये मानते हैं, कांट ये मानते हैं कि जो जब जैसे जैसे गैसीय पुंज का आकार बढ़ता है उसकी परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लग जाती है। ये इसकी आलोचना है एक्चुअली कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोणीय आवेग के सिद्धांत का विरोध करता है। ठीक है, लेकिन ये मानते हैं कि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लग जाएगी। इसके बाद क्या होता है कि इसकी परिभ्रमण गति इतनी बढ़ जाती है कि जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपने केंद्र की तरफ आकर्षित था, वो गुरुत्वाकर्षण बल, उस गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और एक दूसरा बल है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, वो है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल जो होता है, या जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, यह वह बल होता है जो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो केंद्र के उस मार्ग की ओर एक बल लगता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये क्या होता है, ये आपको चीजों को बाहर की तरफ धकेलता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप देखोगे, जैसे दूध से मक्खन निकालना, फिर वो जो मौत का कुआं होता है उसमें जो साइकिल चलाते हैं, वो आदि जो एग्जांपल है ना, वो इसी के बल है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो पदार्थ है वो परिधि की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, इसका अपोजिट बल होता है अभिकेंद्रीय बल, जो कहाँ लगता है, जो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। तो जो केंद्र की ओर लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और जो परिधि की तरफ लगता है वो आपका कहलाता है अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब क्या हो गया, अपकेंद्रीय बल बड़ा हो गया, गुरुत्व बल, चूंकि गुरुत्व बल केंद्र की तरफ लगता है तो एक प्रकार से अभिकेंद्रीय बल है, और हमारा जो अभिबल है वो क्या है, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये परिभ्रमण करती हुई जो ये वो है आपकी गैसीय पुंज है, उसके एक तो केंद्र में उभार उत्पन्न हो जाता है, दूसरा वो उससे बाहर की तरफ छल्ले निकलने लग जाते हैं, रिंग्स बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये उभार बढ़ने के बाद क्या होता है, एक एक करके इससे छल्ले बनने लग जाते हैं, रिंग्स बनने लग जाते हैं, और इसी प्रक्रिया में इस प्रकार से 9 गोलाकार छल्ले निकलते हैं बाहर, जो 9 नेबुला बनाते हैं। ठीक है, निहारिका के रूप में अलग हो जाते हैं, और जिनसे बाद में क्या बनते हैं, 9 ग्रह बनते हैं। और ये जब ग्रह बन जाते हैं उसके बाद में भी वो प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है, और ग्रहों से फिर क्या बनते हैं, आपके उपग्रह बनते हैं, और जो अवशिष्ट बचा हुआ भाग रह जाता है, जो राष्ट्र में जो रेमिनेंट रह जाता है, उससे बनता है आपका सूर्य। तो इस प्रकार ये बोलते हैं कि जो सोलर सिस्टम है या सौर्य परिवार है उसकी रचना होती है। अब आप देखोगे, कांट इसलिए कहते हैं कि मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति करके दिखा सकता हूँ आपको। पदार्थ मतलब जो आद्य पदार्थ या प्रीमोर्टल मैटर है, उसको यदि आप मुझे दे दो तो मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है दिखा सकता हूँ। इसलिए वो बोलते हैं गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक ए वर्ल्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये इस डायग्राम में आप एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले ये आद्य पदार्थ फैला हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में क्या होगा, गुरुत्व बल होगा, गुरुत्व बल की वजह से क्या होगा, ये जो कण है इनमें टकराहट होगी, कोलिजन होगा, उसकी वजह से ताप उत्पन्न होता है, ताप बढ़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ने से क्या होता है, ये जो कण है ये किस अवस्था में आ जाएंगे, ये गैसीय अवस्था में आ जाएंगे, गैसीय अवस्था या गैस में बन जाएंगे, गैसीय पुंज की भांति व्यवहार करेंगे ये। ठीक है, जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, परिभ्रमण भी ये बोलते हैं कि बढ़ता जाएगा, परिभ्रमण बढ़ जाएगा। ठीक, परिभ्रमण बढ़ने से क्या होगा, उसके बाद एक स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा आपका कि जो गुरुत्व बल है वो कम होगा, और आपका अपकेंद्रीय बल जो परिधि की तरफ लगता है, अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से जो ये पुंज है, गैसीय पुंज है, इसमें इसके केंद्र में एक तो उभार उत्पन्न होता है, और दूसरा इससे ऐसे 9 आपके वलय या रिंग निकलते हैं बाहर, और प्रत्येक जो रिंग निकलता है उस रिंग से क्या होता है, एक ग्रह बनता है, और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, और जो ग्रह हैं उनसे बनते हैं आपके उपग्रह, और जो बीच में जो ये पदार्थ बचा हुआ रह जाता है उससे क्या बनता है आपका, ये बनाता है आपका सूर्य। तो इस प्रकार से पूरे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति होती है।
होती है। ये देखिए बचा हुआ पदार्थ सूर्य बन गया और ये जो वलय निकले इनसे आपके बन गए ग्रह। ठीक, तो ये है आपका कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस, जो उसने कब दी, जो उन्होंने दी 1755 में। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचना है, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसमें बोलेंगे आलोचनात्मक व्याख्या करिए, तो आपको आलोचना भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो कांट ने ये नहीं बताया कि ये जो आद्य पदार्थ थे कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, सिंपल से पॉइंट है कि वो समझा नहीं सके कि आद्य पदार्थ कैसे बने। दूसरा, ये कहते हैं कि आद्य पदार्थ जो है, आद्य कण जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये गुरुत्व बल आया कहाँ से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति एकदम से कैसे प्रकट हो गई। ठीक, उसके बाद में एक ये बात कि जैसे ये आद्य कण टकराते हैं तो उसके वजह से उसमें परिभ्रमण गति पैदा हो जाती है। तो टकराने से परिभ्रमण गति का क्या लेना, मतलब ये नहीं समझा पाए कि कणों के टकराने से परिभ्रमण गति कैसे उत्पन्न होगी। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो कमी रही सिद्धांत में वो ये रही कि कांट ये मान्यता करते हैं, वो ये एक अजम्पशन लेते हैं कि जैसे जैसे गैसीय पुंज का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी परिभ्रमण गति में भी वृद्धि होगी। लेकिन ये जो बात है ये कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, क्योंकि ये सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि जैसे जैसे गति बढ़ती है तो आकार घटता है, और यदि आकार घटता है तो गति बढ़ती है। इस प्रकार से गतिक विज्ञान के नियमों के विपरीत है। तो ये इसकी प्रमुख आलोचना है, ये इसकी कुछ आलोचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हम देख लिए अभी। ये इसके बाद में जो नेक्स्ट हम देखेंगे एक सिद्धांत पढ़ेंगे, वो है आपका जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। वो आपकी द्वैतवादी या डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, जो ग्रहों की उत्पत्ति है, वो दो तारों से मानते हैं। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।